तो जब ये गैस मॉलिक्यूल के पास आती हैं तो ये क्या करती हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देती हैं। अगर आप लोगों की n प्लस एल वैल्यू किसी ऑर्बिटल की ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि एमडी सिलेबस का है, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे स्टार्स एमडी प्रैक्टिस बुक से। सबसे पहले तो इस बात के लिए माजरत कि हमें जो ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए। तो शुरू करते हैं पहले स्टार्स एमडी प्रैक्टिस बुक एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज, और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के मिलेगा, तो आपने एंड तक वीडियो देखते रहने हैं, ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज, द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग n प्लस एल इज़ इक्वल टू 5, कि हमने ऐसे ऑर्बिटल्स का नीचे से सिलेक्ट करना है, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स का सेट नीचे से सिलेक्ट करना है जिसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी हो, 5 के इक्वल हो, ठीक है। मतलब उसमें ये अगर मैं सी वाली ऑप्शन देखूँ तो इसमें तीनों ऑर्बिटल्स की n प्लस एल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, एक की भी कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहले ये बता दूँ n प्लस एल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है 3D, इसकी मैंने n प्लस एल वैल्यू निकालनी है। ये जो d के साथ ये नंबर लिखा होता है ना 3, इसको हम कहते हैं ये इसकी ऑर्बिटल की n वैल्यू है। और ये जो d के साथ नंबर लिखा ये जो d होता है इसका जो वैल्यू होती है वो l होती है, मतलब जो s p d f ये सब शेल है, इनकी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, l वैल्यू, और जो इनके साथ नंबर लिखा होता है उसे हम n वैल्यू। अब ये देख लेते हैं कि इन s p d f की l वैल्यू कितनी होती है। s की जो l वैल्यू होती है वो होती है 1, p की होती है 2, d की 3 और f की 4, ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैंने इस 3d की n प्लस एल वैल्यू निकालनी है तो n प्लस एल वैल्यू निकालनी है। n इसकी है 3, d के साथ जो नंबर होता है वो n वैल्यू, और d की वैल्यू क्या है, l वैल्यू, d की l वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 प्लस जो एस पी डी एफ की वैल्यूज़ होती हैं वो आपको गलत, शायद मैंने गलत लिख दी हैं। एस की होती है 0, पी की 1, डी की 2 और एफ़ की 3। तो यहाँ पे उसने कहा था डी, तो डी की हमारे पास होती है 2 वैल्यू, तो ये टोटल आ जाएगी n प्लस एल वैल्यू 5, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 4 की n प्लस एल वैल्यू निकालूँ तो 4 की n वैल्यू कितनी, 4 प्लस एल कितनी, एस की 0 होती है, तो 4 प्लस 0 4। तो इस तरह आपने n प्लस एल वैल्यूज़ निकाल के देखने इन चार ऑप्शन में से किसकी जो है वो 5 आएगी। तो अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन में ये हमारे पास ऑप्शन है 2p 3d 3s, मतलब इन सब की n प्लस एल वैल्यू 5 आनी चाहिए। हम 2p की निकालते हैं तो 2p के केस में n प्लस एल वैल्यू n कितनी होगी, p के साथ जो नंबर है वो n है तो 2 है, 2 n की जगह पे आ गया। l p की l वैल्यू कितनी होती है, p की l वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो p की l वैल्यू हमने लगा दी 1, तो ये आ गया 3, मतलब 5 नहीं आया, तो ये हमारी ऑप्शन ये होगी, हम इसको क्रॉस कर देंगे, हमें तो 5 वाली ढूंढनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बी वाली ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन है 3p 3d और 3s, इसकी n प्लस एल वैल्यू निकालनी है। हम 3p की निकाल के देखते हैं 5 आती है कि नहीं, बाकी को देखते हैं फिर। तो 3 की n के p के साथ 3 है तो ये n वैल्यू 3 हो गया, और p की l वैल्यू होती है 1, तो 3 प्लस 1 4, ये भी नहीं 5 आया, ये भी ऑप्शन नहीं होगी। सी वाली ऑप्शन देखें तो 3s 4p 4d, इनकी n प्लस एल वैल्यू निकालें तो 3s की निकालते हैं, तो s के साथ 3 है मतलब n वैल्यू 3 होगी प्लस l। अब s की वैल्यू l कितनी होती है 0, 3 प्लस 0 3 होगी हमारे पास, तो ये भी 5 नहीं आया, तो मतलब ये भी हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती, सी वाली भी। डी वाली लास्ट रह गई है, वही ऑप्शन होगी क्योंकि अब बाकी कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकती, यही होगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, डी में है 5s 4p और 3d, हम 5s को चेक करते हैं। 5s में एक n के साथ s के साथ 5 है तो हम n की वैल्यू 5 लिख देंगे, और s की l वैल्यू कितनी होती है 0, 5 प्लस 0 5। इसकी तरह आप 4p की चेक करो तो 4 n वैल्यू हो जाएगी, p की l वैल्यू कितनी होती है 1, तो 4 प्लस 1 5, मतलब ये जो डी वाली ऑप्शन है इसमें सब की n प्लस एल वैल्यू 5 आ रही है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी डी वाली ही होगी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यूज, द रेशियो ऑफ E/m वैल्यू ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल,
एक अल्फ़ा पार्टिकल और एक प्रोटॉन की E/m वैल्यू की रेशियो कितनी होगी ये बताना है। सबसे पहले देखो अल्फ़ा पार्टिकल और जो प्रोटॉन है वो क्या होते हैं। ये मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लिखा है जिसमें ये एक न्यूक्लियस है और एक इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, बाकी क्या बचेगा, बाकी ये न्यूक्लियस मतलब एक प्रोटॉन बच गया, उसको हम कहेंगे वो एक प्रोटॉन है H+। मतलब हाइड्रोजन से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो H+ आ गया। इसी तरह अगर मैं हीलियम का एटम लूँ, हीलियम 42, इसमें न्यूक्लियस में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन पहले शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इसका एटॉमिक नंबर है 2। अगर इसमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ, इसको भी और इसको भी, तो तब हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर हमारे पास सिर्फ यही बच जाएगा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा। और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जिसको हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिखेंगे He2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोटॉन बन रहा है, इस प्रोटॉन में इसका चार्ज कितना है, एक चार्ज, एक +1 का है तो हम लिख देंगे चार्ज इस पर +1 है, ई का मतलब चार्ज। और मैस इसके कितना है, एक प्रोटॉन है इसमें तो एक इसका मैस होगा, ठीक है। अब ये He2+ में इस पर चार्ज कितना है, 2+ मतलब 2 इस पर चार्ज है, और इसका मैस कितना होगा, मैस इसमें देखो अब 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसको 2 और 2 4, तो 4 इसका मैस होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब अल्फ़ा पार्टिकल के लिए 1/1 और हीलियम के अल्फ़ा पार्टिकल के लिए सॉरी प्रोटॉन के लिए 1/1 और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए 1/2। इसको अगर आप रेशो निकालोगे तो आपके पास रेशो आएगी 2:1। मतलब E/m रेशो जो है वो अल्फ़ा और प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल की जो रेशो है वो कितनी आती है, 2:1। ए ऑप्शन। आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ही ऑर्बिटल में है तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये देखो एक ऑर्बिटल मैंने लिखा है, S ऑर्बिटल मैंने लिखी है जिसको आप मान लें 2s है, ठीक है। तो इस S ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये इनकी स्पिन से है, मतलब एक की स्पिन ये है क्लॉकवाइज और एक ही एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज स्पिन हो से हम स्पिन नंबर देते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज को -1/2, ठीक है। तो मतलब अगर सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करना है तो किसकी बेस पे कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की, क्योंकि इनकी स्पिन डिफरेंट होगी, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 4, एन एटम हैज़ 35 न्यूक्लियॉन्स। 35 न्यूक्लियॉन्स का मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है न्यूक्लियस में मिला के वो कितनी है, 35। हैज़ एटॉमिक नंबर उसका है 17, मतलब उसमें 17 प्रोटॉन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद n = 2, l = 0। वो कह रहा है कि वो वाला ऑर्बिटल जिसमें n की वैल्यू कितनी है 2 और l की वैल्यू है 0, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू 0, n की वैल्यू हमने 2 लिख ली और l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखी थी s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो मैंने लिख दी s के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 0, तो ये बन गया 2s ऑर्बिटल। और 2s ऑर्बिटल में हमें पता है किसी भी s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल क्या कोई भी ऑर्बिटल हो sp df, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। आ गया 5वां MCQ, द E/m रेशो ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की E/m रेशो कितनी आई है। ये जो J.J. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था ना, जिसमें उसने E/m रेशो ऑफ कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन की थी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी E/m रेशो = 1.58 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं कि इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो, प्रोटॉन का मैस, इलेक्ट्रॉन का मैस, न्यूट्रॉन का मैस, तो ये आपको याद करनी पड़ती हैं रीडिंग्स इस तरह की। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगी कौन सी, बी वाली। आगे है जी, द वेव नंबर ऑफ आ रेडिएशन विद वेवलेंथ = 2 ×
10 की पावर 8 न्यूटन मीटर विल बी। वेव नंबर हमने निकालना है। अगर आप लोगों को पता हो वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है कि वेव नंबर जो होता है जिसको हम बार से शो करते हैं वो होता है इन्वर्सली 1/लैम्डा के। अब उसने वेव नंबर हमें कैलकुलेट करने को कहा है और लैम्डा उसने दे दिया है 1/लैम्डा उसने दिया 2 10 की पावर 8। ठीक है। अब अगर हम इस तरह लिख लें 1/2, ये जो 10 की पावर 8 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -8, और 1/2 को अगर डिवाइड करोगे 1/2 को तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये न्यूटन मीटर में थी लैम्डा। ठीक है, जो न्यूटन मीटर हमारे पास आंसर आएगा 0.5 10 की पावर -8 न्यूटन मीटर। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, ये एक पर न्यूटन मीटर, क्योंकि ऊपर जाके -1 हो गया, मतलब ये न्यूटन मीटर या ऊपर से गया तो पर न्यूटन मीटर हो गया -1 के साथ। आ गया जी, इफ़ अबव प्रिंसिपल इज़ नॉट फॉलोड इन फिलिंग ऑफ द सब शेल देन द ब्लॉक ऑफ विच विल चेंज इन पीरियोडिक टेबल। कि अगर अबव प्रिंसिपल को फॉलो ना करे तो कौन से एलिमेंट का जो नीचे चार्ट दिए गए हैं ब्लॉक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें से पोटाशियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप अगर देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। अब ये अबव प्रिंसिपल क्या है इसको समझना ज़रूरी है, फिर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अबव प्रिंसिपल के मुताबिक जो हम इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं ऑर्बिटल्स में वो हम इस तरह करते हैं कि वो उनकी एनर्जी इंक्रीजिंग हो। मतलब अगर हम 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते हैं बाद में 2s में, ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये अबव प्रिंसिपल है कि हमने पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जिनकी एनर्जी कम हो और बाद वाले की ज़्यादा हो, मतलब इस तरफ जाते हुए एनर्जी क्या हो, इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो मतलब 1s की एनर्जी होती है कम, तो हम इसमें पहले फिल कर देते हैं 2 और बाद में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि एनर्जी कैसी है, ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीजिंग मतलब किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम या ज़्यादा, फिर हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल कर सकेंगे। तो उसके लिए हमारे पास रूल है n+l रूल। मतलब ये देखो ना, अगर आप लोगों ने ये वाली इलेक्ट्रॉन इन सब में फिल किए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे कह सकते हैं कि 2s की एनर्जी 2p से कम है। ठीक है, कम होगी तो हम पहले 2s में फिल करेंगे ना, बाद में 2p में फिल करेंगे। यही तो अबव प्रिंसिपल कह रहा है कि पहले हमने कम वाली एनर्जी में फिल करनी है, बाद में हायर वाली में। तो इसके लिए है n+l रूल जो हमें बताता है कि इसकी एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किस ऑर्बिटल की किसकी कम। इस n+l रूल के मुताबिक अगर आप लोगों की n+l वैल्यू किसी ऑर्बिटल की ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और कोई ठीक है, जैसा कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है 4s और एक ऑर्बिटल है 3d, इनकी अगर n+l वैल्यू निकालनी है तो 4s में n की वैल्यू क्या होगी 4 और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0, 4 + 0 4। और इसी तरह अगर 3d में 3n की वैल्यू क्या होगी 3 और d की वैल्यू क्या होगी l वैल्यू, d की l वैल्यू होती है 2, spd मतलब 2, तो ये भी हो गया 5। अब देखो किसकी n+ वैल्यू ज़्यादा आई है, इसकी 3d की 5 और 4s की कम। तो मतलब ये है कि अगर जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, मतलब जो 3d है इसकी एनर्जी भी फिर क्या होगी ज़्यादा होगी 4s से, मतलब 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो है वो 4s पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी कम है और 3d बाद में, इसलिए तो यहाँ पे देखो 4s पहले फिल हुआ और 3d बाद में। अच्छा, अब ये भी n+l रूल में एक मसला है कि अगर हमारे पास n+l वैल्यू जो है वो सेम आ गई तो फिर क्या होगा। जिस तरह ये देखो एक 3p ऑर्बिटल है और एक 4s। अब इसकी 3p की अगर n+l वैल्यू निकालें, इसके लिए n की वैल्यू 3, p की वैल्यू होती है l के लिए p की l वैल्यू होती है 1, तो 3 + 1 4, और 4s की निकालें तो n की वैल्यू होती है 4 और s की वैल्यू होती है 0, 4 + 1 0, मतलब दोनों की 4 n+l वैल्यू आ गई। तो अगर जिसकी n+l वैल्यू सेम हो जाए तो हमने क्या करना होता है कि सब पहले हमने उस ऑर्बिटल को रखना होता है जिसकी n वैल्यू क्या हो
स्मॉल हो। अब देखो इन दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम आई। अब हमने देखना है इन दोनों में से n वैल्यू किसकी स्मॉल है। तो इसकी n वैल्यू थी 3, इसकी वैल्यू थी 4, मतलब 3p की स्मॉल है। तो हम पहले 3p को रखेंगे फिर 4s को बाद में। तो यही हमने यहाँ पे किया था। ये देखो 3p को पहले रखा था और 4s को बाद में। तो इस तरह आपने ऑर्बिटल्स को अरेंज करना होता है। ये आपको एमसीक्यूज भी आता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब सवाल ये था कि अगर हम इस ओबाउ प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो फिर किस ऑर्बिटल किस एलिमेंट का जो है ब्लॉक वो चेंज होगा। देखो अब ये अगर हम पोटाशियम के केस में ओबाउ प्रिंसिपल को फॉलो ना करते, मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे देखो ये जो 4s में इलेक्ट्रॉन है इसको 4s में ना डालते, हम 3s में डाल देते पहले 3s2 3p6 और एक जो बच गया था वो 3d मतलब तीसरे ही ऑर्बिटल में शेल में डाल देते, तीसरे ही शेल में, और चौथे में बाद में जाते, 4s में बाद में जाते। तो फिर क्या होना था, फिर पोटाशियम का ब्लॉक कौन सा होना था, डी। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में उसे हम वही ब्लॉक में कहते हैं ना। तो अभी तो रियल में जो होता है पोटाशियम का ब्लॉक 4s होता है क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 में होता है, मतलब उसका s ब्लॉक होता है। अगर वो प्रिंसिपल ना होता तो फिर ये डी ब्लॉक होना था, मतलब फिर पोटाशियम का जो है वो ब्लॉक चेंज हो जाना था। तो हमारे पास आंसर ए होगा। उम्मीद है मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, आपको समझ आई होगी। आगे वाला 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम। अच्छा, ये पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये वो कह रहा पूछ रहा कैसे। हमें पता है कि ये जो नेगेटिव कैथोड है यहाँ से कैथोड रेज जनरेट होती हैं, ठीक है। ये मैंने कैथोड रेज को जनरेट कर दिया, नेगेटिव कैथोड रेज को, ठीक है। अब हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ गैस भरी हुई है, गैस के मॉलिक्यूल ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये इस गैस के इलेक्ट्रॉन भी होंगे यहाँ पे, कुछ मैं इलेक्ट्रॉन भी बना दिए, ठीक है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल जब ये जो कैथोड रेज हैं, ये कैथोड रेज जब ये गैस मॉलिक्यूल के पास आती हैं तो ये क्या करती हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देती हैं। रिपेल करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इसके भी इलेक्ट्रॉन फिर निकल जाएंगे क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपस में ये रिपेल करती हैं। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो बाकी चीज़ बच गई इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं, ये जो अब मूवमेंट हुई है इन पॉजिटिव पार्टिकल्स की, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज। तो ये कैसे बनी, गैस मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन से। आयोनाइजेशन क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए, तो गैस मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन से। तो पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस हुई, उसने यही पूछा था। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस हुई, गैस मॉलिक्यूल से, सी वाली ऑप्शन। कैथोड या एनोड से नहीं प्रोड्यूस हुई, ठीक है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 9, विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो किसी शेल में अगर हम, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ एनी और इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल 13.315 किलो जूल पर मोल ओवर n का स्केयर। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो यही पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास n जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास है डी। आगे है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन n शेल। तो अगर किसी भी शेल में आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने होगा, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है 2n की स्केयर, n का स्केयर। तो n यहाँ पे क्या है, ये शेल का नंबर है, जैसा कि उसने ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि n शेल के लिए हमारे पास n का नंबर होता है 4 सॉरी। या आप नंबर याद कर लें कि k शेल के लिए n का नंबर होता है 1, L शेल के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। उसने n के लिए क्या है, तो हम n की जगह पे क्या लिख देंगे 4। तो 2n की स्केयर, n का स्केयर कितना होता है 16 इंटू 2 हो गया 32। तो मतलब हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, डी वाली ऑप्शन में, मतलब n शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज़ नेगेटिव क्वांटम नंबर वैल्यू। कौन सा क्वांटम नंबर है जिसकी क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यूज़ आपको पता है 1 2 3 4 होती हैं। और आगे है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती हैं
0 1 2 3, मतलब इनमें नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर देखें तो ऑप्शन में हमारे पास ए वाली ऑप्शन है प्रिंसिपल, जो कि हमें पता है इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, अभी हमने देखा। और इसके अलावा एल एजीमुथल क्वांटम नंबर में भी एन की कोई माइनस वैल्यू नहीं होती, जो दोनों कैंसिल होगी। बाकी हमारे पास बचा है ये मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक की आपको पता है जो वैल्यू होती है वो होती हैं 0 +-1 +-2 +-3, मतलब नेगेटिव वैल्यू इसमें आती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी वो होगी सी वाली। बोथ बी एंड सी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि बी में तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, तो केवल सी ही होगा। आगे हमारे पास E/M रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज इज डैश देन दैट ऑफ कैथोड रेज। कि जो E/M मतलब चार्ज टू मास रेशो है पॉजिटिव रेज की, वो क्या होती है कैथोड रेज से कम, ज़्यादा, इक्वल या फिर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, मतलब हम बता नहीं सकते। तो ये हम इस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो पॉजिटिव रेज अभी हमने देखा प्रोटॉन पे मुश्तमिल होती हैं, प्रोटॉन से बनी होती हैं। जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं बाकी क्या बचते हैं प्रोटॉन, और वही इस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं पॉजिटिव रेज। तो पॉजिटिव रेज प्रोटॉन से बनी होती है और कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, हमें पता है। और हमें पता है कि जो प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है 1836 टाइम, ठीक है। अब E/M रेशो में हमारे पास एक चीज़ है चार्ज और एक है मास। अब चार्ज तो प्रोटॉन पे भी +1 का होता है और इलेक्ट्रॉन पे -1, मतलब चार्ज तो 1 1 बराबर होता है, प्लस नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब गेम आ जाती है मास पे। प्रोटॉन का मास जो है हमें पता है ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का होता है कम, प्रोटॉन का होता है ज़्यादा, मतलब प्रोटॉन का मास होता है ज़्यादा, तो इसकी E/M रेशो भी क्या आएगी, E/M रेशो इसकी कम आएगी, ठीक है जी। E/M रेशो कम आएगी, क्यों? क्योंकि ये देखो E/M रेशो ये जो है E/M रेशो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब अगर मास ज़्यादा होगा तो E/M रेशो कम आएगी, और इसके मास कम है तो इसकी E/M रेशो ज़्यादा आएगी, मतलब P की कम आएगी, पॉजिटिव रेज की कम आएगी देन इलेक्ट्रॉन। तो वही उसने पूछा था पॉजिटिव रेज E/M रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज, तो ये लेस है कैथोड रेज से, तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 13, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन के शेल। के शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो करेक्ट फॉर क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसमें 4 जो क्वांटम नंबर हैं N L M और S, उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, अब के शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में इलेक्ट्रॉन है तो मतलब के शेल में N की वैल्यू क्या होती है 1। अभी हमने यहाँ पे देखी थी के लिए हमारे पास N की वैल्यू 1 होती है, तो के लिए N की वैल्यू 1 होती है। तो हम देख लेते हैं के में ऑप्शन में N की वैल्यू किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में N की वैल्यू है, मतलब ये हो सकती है ऑप्शन। सी में N की वैल्यू 1 है, ये भी हो सकती है। बी में N की वैल्यू 2 है, ये नहीं हो सकती, और डी में N की वैल्यू 2, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गई, एक सी और एक ए। अब हमें पता है कि के शेल जो है ये पहला शेल है, और के शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है, जिसे हम एक ही सब शेल होता है, जिसे हम कहते हैं 1s। कभी आप लोगों ने ये सुना कि पहले शेल में 1p हो जाए, 1p को भी सुना है, मतलब पहले शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिट, एक ही सब शेल होता है 1s, 1p सब शेल पहले शेल में नहीं होता। मतलब के शेल के लिए हमारे पास जो सब शेल है वो l ही होता है, मतलब फिर l की वैल्यू क्या होगी, s ही होता है, तो फिर l की वैल्यू क्या होगी के शेल के लिए, कि l की वैल्यू फिर होगी 0, क्योंकि s की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, l की वैल्यू 1 नहीं, ये ऑप्शन नहीं, l की वैल्यू 0 ये ठीक है, मतलब सी हमारी ऑप्शन होगी, बाकी सब को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आगे 14, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एक्सेप्ट, कि जो नीचे रेडिएशन दी गई है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक नहीं है। तो ये IR, एक्सरेज, UV, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, ये मतलब वेव प्रॉपर्टीज़ को बिहेव करती हैं। जो कि कैथोड रेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ये मटेरियल मतलब ये मेटेलिक इन
ये मैटर की प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, वेव की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करती। तो हमारे पास डी ऑप्शन होगी। आगे है इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सबशेल विद रिस्पेक्ट टू पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी उसके लिहाज से ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इससे पहले कि आप लोग पेनिट्रेशन पावर समझें, आपको एक पेनिट्रेशन होती क्या है ये समझना पड़ेगा। मतलब पेनिट्रेशन पावर की अगर आपने तरतीब देनी है, ये हमारे पास एक है एटम। इस एटम में ये हमारे पास है पॉजिटिव न्यूक्लियस, ठीक है जी। इस न्यूक्लियस के ये है पहला शेल जिसको हम कहते हैं 1s, ये है दूसरा शेल जिसको हम कहते हैं 2s, और ये है हमारे पास 2p ऑर्बिटल। उस शेल में 2p, पहले शेल में एक ही सब शेल था 1s, दूसरे में 2s और 2p दो सब शेल, ठीक है। अब देखो इस पहले शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन हर तरफ फैले होते हैं, ठीक है, हर तरफ फैले होते हैं। तो ये वाला प्लस वाला जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इनको अपनी तरफ खींचता है। और इनको अपनी तरफ खींचने से क्या होता है कि ये वाला जो सबशेल है 1s, ये जो ये अंदर की तरफ खींचा जाता है, यहाँ तक, यहाँ पे आ जाता है। खींचने के बाद क्या होता है कि ये वाला सबशेल यहाँ पे खींचा जाता है, जो कि ओरिजिनल क्या है, ये डॉटेड लाइन जो शो हो रही है ना, ओरिजिनल मतलब पहले यहाँ पे था, मतलब फिर खींचने के बाद अंदर हो गया। और फिर ये जो अंदर 2s है, ये वाला 2s, ये भी खींचा जाएगा, मतलब ये ओरिजिनल यहाँ पे होना था, मतलब फिर ये अंदर हो गया, खींचना यहाँ तक हो गया। ये ओरिजिनल ये डॉटेड लाइन होनी थी मगर ये अंदर खींचा गया, ठीक है। तो ये जो खींचा गया ना अंदर, मतलब जो सबशेल है, पहले ये देखो, अब ये जो ये वाला एरिया था, पहले देखो ये वाला एरिया यहाँ पे किसका था, ये 1s का था यहाँ तक, पर यहाँ पे ये वाला एरिया जो है अब ये किसका हो गया, ये इस 2s का हो गया। मतलब जो आउटर ऑर्बिटल है 2s, उसने इनर वाले इस 1s ऑर्बिटल के एरिया को सराउंड कर लिया, मतलब उसकी जगह ले लिया। इस इफेक्ट को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। अब ये पेनिट्रेशन है, ये सबसे ज़्यादा होती है एस ऑर्बिटल में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल होते हैं, ये ज़्यादा अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। अब ये पी ऑर्बिटल है, ये अंदर की तरफ कम खींचा जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा एस में होती है, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। तो ये हमारे पास ऑर्डर है ए वाली ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा एस, फिर पी और फिर डी और फिर एफ। 16 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ इक्वल टू 4, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 2, एजीमुथल मतलब l। तो n हमारे पास है 4 और एजीमुथल क्वांटम नंबर n इज़ इक्वल टू 2। तो वो कह रहा है ऑर्बिटल कौन सा होगा वो बताना है। तो ठीक है, ऑर्बिटल बता देते हैं। हमें पता है कि n की वैल्यू 4 में हमने 4 लिख दी, l की वैल्यू 2 है, और हमें पता है s की वैल्यू होती है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1 और d के लिए होती है 2। तो हम लिख देंगे d हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 की जगह पे d, क्योंकि 2 l की वैल्यू 2 किसको रिप्रेजेंट करती है, d को। तो हमारे पास 4d ऑप्शन हमारे पास। आगे है, नाइट्रोजन हैज़ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल अकॉर्डिंग टू। नाइट्रोजन के हैं आउटरमोस्ट शेल में 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्यों? पहले तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3। अब देखो अगर हम, ये तो मुकम्मल फिल्ड है, हमने क्या किया कि 2p में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब ये भी तो मैं कर सकता था कि एक इसमें, पहले जो 2px है उसमें 2 रख देता, बाकी एक इसमें रख देता। मगर हमें जो हुंड्स रूल कहता है कि पहले हमने जो ऑर्बिटल है डी जनरेट, मतलब जिनकी एनर्जी सेम है 2px 2py 2pz, इनमें एक इलेक्ट्रॉन रखना है। और एक इलेक्ट्रॉन रखने के बाद अगर कोई बचता तो फिर हमने यहाँ पे लगाना है, मगर इसमें कुछ बचा नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। मतलब हुंड्स रूल के मुताबिक हमारे पास जो है नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हुंड्स रूल को फॉलो ना करते तो हमने क्या करना था कि हमने यहाँ पे इनको पहले ही 2px में 2 इलेक्ट्रॉन रख देने थे, और फिर हमारे पास एक जो है वो 2py में आ जाना था।
तो हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक ही बचना था, मगर हून्स रूल के मुताबिक हमने किया तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर बचे। क्वेश्चन नंबर 18, शेप ऑफ ऑर्बिटल इज़ डिटरमाइंड बाय क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल जो है इसका लेन देन जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से है, मतलब एल जो है क्वांटम नंबर उससे, तो हम लिखेंगे डी। आगे है जी, अ क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट ऑब्टेन बाय सॉल्विंग स्क्वीडिंगर वेव इक्वेशन। तो स्क्वीडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो SPD, मतलब वो होती है सिर्फ N, L और M क्वांटम नंबर के लिए। S जो क्वांटम नंबर है वो स्क्वीडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता, तो डी ऑप्शन होगा। 20 MCQs एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। कि अगर हम न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत दूर चले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब यह है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो हम इसमें बहुत दूर ऊपर तक चले जाएं, मतलब जो इसमें n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल जो है वो बहुत बढ़ा दें, मतलब n की वैल्यू बढ़ा दें, तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है En इज इक्वल 13.315 ओवर n का स्क्वायर। अब हम इसकी n की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, अब देखो एनर्जी और n क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अब हम इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, उसने कहा कि n मतलब इन्फिनिटी पे हो जाए, मतलब हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी कर लें, तो एनर्जी फिर क्या हो जाएगी। हमें पता है कि किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करो वो ज़ीरो ही आती है, तो एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ज़ीरो आएगी हमारे पास। द एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर रेडिएशन। तो जो एनर्जी होती है क्वांटम नंबर, वो जो प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन में भी उसने बताया था, E इज़ इक्वल टू एच म्यू नोट, मतलब E इज़ इक्वल टू एच एफ। तो ये हमारे पास एनर्जी इक्वेशन होती है एच म्यू नोट, ए ऑप्शन होगी। 22 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। किस में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो हम देखते हैं चारों ऑप्शन को। पहले है मैग्नीशियम Mg2+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं मैग्नीशियम की, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब उसने क्या 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मैग्नीशियम से, तो हमने 3s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अब देखो इसमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो 2p में है, और वो तीनों 6 के 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं, मतलब आपस में जोड़े में हैं। तो इसमें तो जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो 0 हैं, ठीक है। हमने ज़्यादा ढूंढने हैं किस में ज़्यादा होंगे। तो अगर बी वाले ऑप्शन देखें विनेडियम 3+, तो विनेडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। विनेडियम में उसने कहा विनेडियम 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हम कौन से निकालेंगे। जब भी किसी ट्रांजिशन मेटल से अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं तो पहले 4s से होंगे, तो मतलब हम 4s से पहले 2 निकाल लेंगे, बाकी एक निकालना तो इससे निकालेंगे। तो विनेडियम 2+ में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, फिर ये 2 ही बच जाएंगे, जिसको हम कहेंगे विनेडियम 2+ में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में 0 थे। सी वाली ऑप्शन है टाइटेनियम 2+। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो मैंने अभी बताया कि जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ट्रांजिशन मेटल में या फिर ऐड करेंगे वो सबसे पहले 4s में करेंगे। तो टाइटेनियम 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, हमने 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये वाली 4s से। बाकी हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने बने, वो 2, मतलब इसमें भी 2 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे, पीछे वाले में भी 2 ही थे, विनेडियम 3+ में भी। लास्ट वाली ऑप्शन डी वाली Fe2+, आयरन 2+, और Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो इस तरह की आती है कुछ, और इसमें भी 3d में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में होते हैं 2। अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, Fe2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हम पहले 4s से निकालेंगे। अब इसमें देखो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं 3d में, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हैं। सबसे ज़्यादा किस में है, Fe2+ में ही, क्योंकि पीछे वाले में थे 2, उससे पीछे विनेडियम में थे 3 2 और मैग्नीशियम में तो 0 थे। तो सबसे ज़्यादा Fe2+ में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। Fe2+ हमारे पास आंसर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा रह गया था 23। द टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एटॉमिक नंबर 26। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हम ले लेते हैं ये वाली एग्जांपल आयरन की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 26। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डी यहाँ पे पहली बार आया 3d, तो डी में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6। तो मतलब डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होगा उसके डी में इलेक्ट्रॉन होंगे 6, तो बी वाली ऑप्शन। तो 23 का हमारा है बी आंसर। आगे 24 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अल्फ़ा पार्टिकल He+2। अल्फ़ा पार्टिकल का मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये कैसे बनता है कि अगर हम कोई हीलियम एटम लें और उसमें हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो बाकी जो न्यूक्लियस बनता है हीलियम का, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। अब अल्फ़ा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0। तो हमने ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो हमें पता ए वाली ऑप्शन में है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के एटम में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये तो कैंसिल होगी, हमने 0 इलेक्ट्रॉन वाली ढूंढनी है। बी वाली में है H+, मतलब H जो है वो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमने उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बना, H+, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो H+ बी वाली ऐसी ऑप्शन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, मतलब हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगी। मतलब बी वाली H+ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है He2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं। अगर बाकी देखो तो आप He2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। आगे वाली क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज़ नॉट पॉसिबल। कौन सी ऑर्बिटल नहीं पॉसिबल। हमें पता है कि पहला शेल जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है, दैट इज़ s ऑर्बिटल। दूसरे शेल में एक s और एक p होती हैं। तीसरे में एक s, एक p और एक d, 3 होती हैं। और जो चौथा उसमें 4 होती हैं, s p d और f, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी नहीं हमारे पास होनी चाहिए। तो ये देखो 3p, मतलब तीसरे वाले शेल में p होती है क्या, तो ये देखो तीसरे वाले शेल में s p d होती हैं, ठीक है। बी वाली देखो 2d, तो दूसरे वाले शेल में क्या d होता है, दूसरे वाले शेल में सिर्फ s और p होता है, d नहीं होता, मतलब ये दूसरे वाली ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो बी वाली ऑप्शन हमारे पास होगी। इसके अलावा 4s भी होता है, 1s भी होता है। आगे है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m शेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 24, उसके किस शेल में, m शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो बताना है। हम इसी को ले लेते हैं आयरन को, जिसके एटॉमिक नंबर था 26, हम इसको कर लेते हैं 24। कोई भी एटम है, जिस तरह के मैं यहाँ पे आयरन को डाल कोई भी एटम x से लिख लेता हूँ, उसका नंबर है 24। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s में 2, 2s में 2, 2p6, 3s में 2, 3p6 में, बाकी 4s 2 में, और बाकी हमारे पास इसके थे 24 है नंबर ऑफ, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास 20। बाकी के जो 4 हैं वो इसमें आएंगे। एट 24, तो बाकी के 4 जो हैं वो इसमें आएंगे। थ्री डी में बाकी के 4 आएंगे, ठीक है। तो हमने ये 3d में बाकी के 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसके जो कह रहे तीसरे शेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे शेल मतलब 3 वाली जो ऑर्बिटल है उसको देखना है। तो यहाँ पे एक बार 3s आया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे आया 3p, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 + 6 8 हो गया हमारे पास। इसके बाद फिर हमारे पास आया d, और d में हमारे पास कितने 4, तो 8 हमारे पास पहले थे और 4 ये, 8 और 4 12, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें 20 नंबर उसका 24 उसका नंबर होगा एटॉमिक नंबर, उसके m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं
एम शेल में हमारे पास 12, 8 और 4 12। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू है 3, l इज इक्वल टू है 2, तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू 3 है तो 3 लिख देंगे, l है 2 तो हम d की हमें पता है कि l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, वो d के लिए होती है, तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है, d लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3d, और हमें पता है किसी भी d में 10 हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे d में हमारे पास 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, ए वाली ऑप्शन। आगे बोहर थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन, बोहर थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं होती, हमने वो बताना है। तो बोहर थ्योरी हमें पता है कि सिर्फ मोनोवेलेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो उस पर अप्लाई होती है। तो इसमें देखो अगर, तो हमारे पास ए ऑप्शन में है हाइड्रोजन जिसमें एक एलिमेंट है, मतलब इस पर अप्लाई होगी। सी वाली में है He+, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, मतलब He 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक हमने निकाल दिया, ये वाला तो एक यहाँ पे ये वाला बच गया, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन He+ में। लिथियम में 3 होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 1। तो अगर हमने He2 मतलब 2 हीलियम से लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कि ये वाला एक ये वाला, बाकी क्या बच गया, ये वाला बाकी बच गया, तो मतलब लिथियम Li2+ में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। किस में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, एक H+ में, H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, H+ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब बोहर मॉडल तो एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होता है, तो बी वाली ऑप्शन है जिस पे बोहर मॉडल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, कौन सा सेट है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने देखना है पहले n इज इक्वल टू 3 है, मतलब n इज इक्वल टू 3 कौन सा शेल है, तीसरा शेल है जो कि है KLM शेल है। अब m शेल में हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल होती हैं S P D, मतलब जो L की वैल्यू होंगी वो हो सकती हैं S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए 2, S 0 1 2 हो सकती हैं। तो उसने लिखा L की वैल्यू 2 में, ठीक है, जो वो 2 तक आ सकती थी, 3 है, n इज इक्वल टू 3 में, तो ए वाली ऑप्शन ठीक है। वो कह रहे हैं नहीं जो पॉसिबल वो बताना है। सी वाली में देखो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 मतलब 4 मतलब n शेल, और n शेल में हमें पता है S P D और F तीनों 4 ऑर्बिटल आ सकती हैं, मतलब S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 जो है L की वैल्यू आ सकती हैं। तो उसने लिखा है n इज इक्वल टू 4, L के लिए 3, मतलब ये आ सकती हैं। अब आ जाओ बी वाली पे, कह रहा है n इज इक्वल टू 3, यही बात कि 3 है हमारे पास m शेल है। अब वो कह रहा है l कितना है 3, अभी हमने कहा कि 3 अगर शेल होगा उसमें l की वैल्यू कितनी आ सकती है 0 1 2, 3 नहीं आ सकती उसमें, तो मतलब ये l इज इक्वल टू 3 नहीं आ सकती, 2 तक आ सकती है, तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हमारे पास आंसर होगा बी। आगे है जी 30 MCQ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नीचे उसने कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, अब कह रहा बताओ किसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो हमें आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो भी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जिनकी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होती हैं या फिर जिनकी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होती हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, और मुश्किल होगा तो मतलब उनको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सी ऑर्बिटल्स, कौन से एलिमेंट हैं जिनके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड हैं। अब देखो इन सब में एन पे कौन सी ऑर्बिटल है, P, यहाँ पे S है और यहाँ पे P है, ठीक है। अब देखो इनमें से ये वाली जो ऑप्शन है सी वाली, इसमें तो 2p4 है, P में टोटल 6 आ सकते हैं, मतलब या तो 6 हों फुली फिल्ड 6 हों ऑर्बिटल, या फिर उसमें जो 6 से हाफ मतलब 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो P में, तो फिर हम कहेंगे कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है।
मगर यहाँ पे तो 4 है पी में, तो इसके मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो ए वाले ऑप्शन में पी में 3 है, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर आप लोग डी वाले ऑप्शन में देखें तो पी में 3 है, मतलब इसकी भी ज़्यादा होगी। मगर दोनों में से ज़्यादा किसकी होगी, दोनों में से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वो होगी ए वाली ऑप्शन की। क्यों? क्योंकि ए वाली ऑप्शन में जो पी है वो 2p है और बी वाली ऑप्शन में 3p है। इसका क्या मतलब है कि अगर ए वाली ऑप्शन में 2p है तो मतलब वो न्यूक्लियस के यहाँ पे कहीं पे पास होगा, और जो बी वाली ऑप्शन में है वो है 3p, मतलब वो न्यूक्लियस के कहीं दूर होगा इस तरह से। तो जो पास होता है उसको उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, मतलब ए वाली जो ऑप्शन है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो ए वाली ऑप्शन हमारे पास आंसर होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। द क्वांटम नंबर m ऑफ आ गैसियस एटम इज एसोसिएटेड, तो m जो है वो हमें पता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए जाना जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 18, एक एटॉमिक नंबर है जिसका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस शेल, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमने बताना, ठीक है। तो ये हमने देखो एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, कोई भी एलिमेंट है x, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे 18, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, ये वाला 3 वाला 3s2 3p6। ये जो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल, वो हम देखते हैं 1 है या 2 है या 3 है, तो इसमें 3 वाला है। 3 वाले में नंबर ऑफ पेयर नंबर ऑफ कितने हैं इलेक्ट्रॉन, पेयर कितने हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब जोड़े हमने गिनने कितने। तो ये 3s में 1 जोड़ा है और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, जो हमें पता है कि वो इस तरह जुड़े होंगे कि पहले ऑर्बिटल 2px में 1 2, 2py में भी 2 और 2pz में भी 2 जुड़े होंगे, मतलब 3 इसमें जोड़े होंगे और 1 इसमें, 4 हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा इसमें, जो कि है बी वाली ऑप्शन में। 33 MCQ है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। हमें पता है कि डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये है कि डी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल में जो है वो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एस में 1 से 2, तो यही हमारे पास सी वाली ऑप्शन होगी कि 1 से लेकर 10 तक उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, क्रोमियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। क्रोमियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो कुछ इस तरह की है। 1s2 क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसी तरह 4s1। अब उसने पूछा था कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में कितने होंगे, तो आप लोगों ने ये याद रखना कि क्रोमियम और कॉपर की ये अबनॉर्मैलिटी है कि उसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है 3d में। क्रोमियम में भी और कॉपर में भी 4s में 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है। बाकी की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल देखोगे तो उसमें 4s में 2 आता है, मगर क्रोमियम और कॉपर में 1 आता है। अब इसमें देखो 3d में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 1 4s में, मतलब टोटल इसमें 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। हमारे पास आंसर होगा सी वाला। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोटॉन 35 ऑफ अ ग्रीन लाइट इज सी, फ्रीक्वेंसी ये है 6 × 10⁻14। वेवलेंथ क्या होगी वो बतानी है, तो आपको फॉर्मूला आता ही है v = f लैम्डा, v एल लैम्डा हमने निकालना है, तो लैम्डा को एक साइड पे करेंगे तो ये हो जाएगा v/f। v हमारे पास है 3 × 10⁸, f है 6 × 10⁻14। इसको अगर डिवाइड करो तो 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 × 10 की पावर कितनी होगी 8 - 14, 8 - 14 कितनी होगी -6 और 1/2 का अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.5 × 8 6 10⁻⁻6। अगर मैंने इसको चेंज करना है तो 0.5 को अगर मैं 2 स्टेप आगे ये वाला जो डिजिट है इसको 2 स्टेप आगे मूव करूँ तो मतलब यहाँ पे 2 0 लगाने पड़ेंगे,
ठीक है, 2 स्टेप नहीं सॉरी 3 स्टेप, क्योंकि एक ये 5 फिर एक 5 से आगे मूव किया तो 1 0 यहाँ पे फिर लगाया और फिर 1 0 लगाया, मतलब 5 × 2। और जब मैंने मूव किया तो यहाँ पे 10 की पावर -3 आ गया, क्योंकि मैंने 3 स्टेप मूव किए थे, 1 2 3, ठीक है, और 10 की पावर -6 तो पहले था, ठीक है, -3 और -6 10 की पावर -9, जिसको मैं न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ। तो 500 × न्यूटन मीटर हमारे पास आंसर होगा इसका, वो है बी वाली ऑप्शन में 35 का हमारे पास आंसर है बी। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल डू नॉट एग्जिस्ट। तो अभी हम पीछे पर क्या हैं कि पहले जो शेल है उसमें सिर्फ एस सब शेल आएगा, पी उसमें सब शेल नहीं आएगा। तो यहाँ देखो ए वाली ऑप्शन में आपको पी मिल गया, तो उसमें पी नहीं आना, पहले में एस आना है, तो हमारे पास ए वाली ऑप्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो ये आप लोगों को अभी पीछे ही पढ़ के आए हैं कि अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी बतानी है तो वो कौन सा रूल बताता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि जब हम नाइट्रोजन की वैलेंसी को देख रहे थे तो आप लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन की वैलेंसी में लास्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इसकी वैलेंसी 3 होगी। ये किस रूल के मुताबिक था? हुंड्स रूल, जिसने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन हम इस तरह इकट्ठे पहले नहीं प्लेस कर सकते और फिर एक जो बचेगा वो दूसरे ऑर्बिटल में। हम क्या करेंगे कि पहले जो है इन तीनों इलेक्ट्रॉन को अलग-अलग प्लेस करेंगे तीनों ऑर्बिटल में, और बाकी जो बचेगा उसको अब इकट्ठा करेंगे। तो मतलब हुंड्स रूल के मुताबिक हम वैलेंसी को एक्सप्लेन करते हैं। वैलेंसी कैसे? ये देखो नाइट्रोजन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब इसकी 3 वैलेंसी होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल है बी ऑप्शन में। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p 3d ऑर्बिटल्स आर इन ऑर्डर। तो ये मैंने आपको पीछे अभी समझा के आया हूँ कि n+l रूल क्या होता है। n+l रूल होता है कि अगर वो हम यूज़ करते हैं कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी को मालूम करने के लिए, n+l रूल। n+l वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी। तो हमने अरेंज करना है कि किसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, किसकी कम और किसकी सबसे कम, इन 3 ऑर्बिटल में से 4s 4p और 3d में। 4s की अगर n+l वैल्यू लिखी हो तो 4s के लिए n की वैल्यू 4, s के लिए होती है l की वैल्यू 0, तो 4 + 0 4। 4p के लिए n की वैल्यू 4, p की वैल्यू होती है p की l वैल्यू होती है 1, 4 + 1 5, और 3 वैल्यू होती है n के लिए 3, और d की वैल्यू होती है 0 1 2, l की वैल्यू होती है d के लिए 2, तो 3 + 2 5। अब देखो सबसे कम वैल्यू किसकी आई? 4 इसकी है, इनकी इसकी 5 इसकी 5। तो कम वैल्यू को हमने पहले रखना है, मतलब इसकी एनर्जी कम है, जिसकी वैल्यू कम आएगी n+l वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या कहा है? n+l वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, जिसकी n+ वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। तो अभी हमने देखा कि n+l वैल्यू जो हमारे पास है 4s की वो कम है, तो हम 4s की n+l वैल्यू कम होगी। इसके अलावा 4p और 3d इसकी n+l वैल्यू क्या होगी? इन दोनों की n+ वैल्यू इनकी है सेम। हमने पीछे पढ़ा था कि किसी की n+ वैल्यू इनकी देखो 5 5 है, किसी की n+l वैल्यू सेम आ जाए तो हमने देखना है कि n वैल्यू किसकी स्मॉल है, उसको पहले लिखना है, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। तो देखो इन दोनों में से 3d और 4p में n वैल्यू किसकी स्मॉल है? 3d के लिए n की वैल्यू है 3 और 4p के लिए है 4, तो मतलब किसकी स्मॉल हुई? 3d की वैल्यू n की वैल्यू स्मॉल हुई, मतलब हम 3d को पहले लिखेंगे, इसकी एनर्जी कम होगी, और फिर 4p को। तो 4s 3d और 4p हमारा ऑर्डर होगा, बी वाली ऑप्शन। ऑल क्वांटम नंबर आर ऑब्टेन फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सेप्ट। तो ये अभी हम पीछे ही पढ़ के आए कि कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। आगे आ जी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो हमें पता है कि किसी भी s ऑर्बिटल में या फिर कोई और ऑर्बिटल हो, px py pz, इन सब ऑर्बिटल में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो कि बी ऑप्शन में है। तो ये थे हमारे पास नंबर ऑफ 40 MCQs हमने किए स्टार्स MDCAT प्रैक्टिस बुक केमिस्ट्री के और एटॉमिक स्ट्रक्चर के। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर, ताकि मुझे पता चले कि मेरा मेथड कैसा है टीचिंग का।
अल्लाह हाफिज़।